नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा की यह व्याख्यान संख्या चल रही है और हम इस व्याख्यान में आप लोगों के समस्याओं का समाधान की बात करने वाले हैं। आप लोगों के कमेंट हैं कि हमें व्याख्यान संख्या पता नहीं लगती है, दूसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा है। भैया ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, हर चीज़ पता क्यों नहीं लगता है? हर चीज़ उस पर दे रखी है, बस जिनको बहाने बनाने हैं, उनको काम नहीं करना है, वो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं। जिन्हें काम करना है, वो जिनको अध्ययन करना है, वो किसी भी प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो YouTube में प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट पे जाइए, आप वहाँ से अध्ययन कीजिए। चलिए, हम अध्याय संख्या 7 की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए अध्याय संख्या 7 की बात कर रहे हैं। अध्याय संख्या 7 के अंदर, अब दिख नहीं रहा, समस्या यह है, अध्याय संख्या 7 के अंदर हमें बात करनी है आज वाष्पोत्सर्जन का महत्व। आखिरकार वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, ये हमको पढ़ना है। सबसे पहली बात, ये क्या करता है, तो वातावरण को नमी प्रदान करता है। हम जानते हैं जहाँ पर भी पादप होते हैं वहाँ का वातावरण कैसा होता है, ठंडा होता है। तो वातावरण को नमी प्रदान करने का काम कौन करता है, पादप करते हैं। और पादप कहाँ से लाएंगे, वाष्पोत्सर्जन करेंगे तभी तो संभव होगा। दूसरी चीज, ये खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। देखिए, जितने भी पादप हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे और उनसे क्या प्राप्त होगा, खनिज लवण प्राप्त होगा। एक और चीज, जल का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल जल अवशोषण। देखिए, जल अवशोषण जो होता है वो किससे होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ही होगा। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है। नोट डाल के लिखना, वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहले वाले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। क्योंकि बिना वाष्पोत्सर्जन के जल अवशोषण नहीं होगा, खनिज अवशोषण नहीं होगा, वातावरण के अंदर नमी भी नहीं आएगी। तो ये सभी जो काम होता है किससे होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, जल अवशोषण के साथ साथ में तापमान नियंत्रण, वातावरण की नमी, ये सारे के सारे काम करने के काम करता है। तो ये हम कहेंगे कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व अगर पूछा जाए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। और जितने प्लांट हैं उनके लिए तो विशेष महत्व है ही है। साथ साथ में वाष्पोत्सर्जन से सारे वातावरण को नियंत्रित करना, टेम्परेचर को नियंत्रित करने में भी सहायक। खनिज लवण, जो प्लांट में जितने भी खनिज चाहिए होते हैं वो यहीं से आते हैं, और जल अवशोषण भी होता है। एक घटना यहाँ पर और आती है, उसे कहते हैं बिंदु स्त्राव। क्या कहते हैं उसे, बिंदु स्त्राव। लिख लेते हैं इसको भी, हेडिंग डालिए, बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव, बिंदु से समझ में आ रहा है कोई न कोई पॉइंट, और स्त्राव से समझ में आ रहा है कि बहना, यानी कि किसी बिंदु की तरह जल का बहना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियों पर एक बिंदु, पानी की एक बूंद जैसी संरचना जमी रहती है। जैसे कि आपके पत्थर चट्टा है, उन पर एक पानी की बूंद जैसी संरचना जमी रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं अपन, बिंदु स्त्राव। तो क्या लिखेंगे अपन बिंदु स्त्राव में, बिंदु स्त्राव में लिखेंगे एपीथेम उत्तक युक्त संरचना जिस पर क्या पाया जाता है, जल रंध्र पाया जाता है। इससे जल का स्त्राव होता है। क्या स्त्राव होता है, जल का स्त्राव, जल बिंदु के रूप में बाहर निकलती है, जल का स्त्राव होता है। यह जल लवण युक्त होता है। कैसा होता है, यह लवण युक्त होता है, यानी कि इसमें जितने भी
लवण हैं या अवशोषित पदार्थ हैं उसमें समाहित होते हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये लवण युक्त जल होता है। ठीक है ना। क्या मूल कारण है इसका, तो वाष्पोत्सर्जन की कमी होने पर मूल दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। देखिए जितना पानी निकलना है उतना तो निकलेगा, लेकिन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की घटना नहीं होती या कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वो पानी कहाँ जाएगा, तो एक बूंद के रूप में बाहर निकलेगा और उसी बूंद को क्या कहते हैं अपन, बिंदु स्राव कहते हैं। यहाँ पर दो मोटे मोटे शब्द आए, एक तो आए हैं एपिथेम शब्द आया है और एक शब्द आया है जलरंध्र। मैं इन दोनों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एपिथेम शब्द जो है, नोट डाल के लिखना, मृदुतक समूह को एपिथेम कहते हैं। मृदुतक समूह है उसे क्या बोलेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, एपिथेम बोलेंगे। जलरंध्र का मतलब क्या हो गया, ऐसा भाग जहां से बिंदु स्त्राव होता है, पत्ती का वह भाग जहां से क्या होता है, बिंदु स्त्राव होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, जलरंध्र बोलेंगे। तो ये आपका 7वां अध्याय भी कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में कल से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ जूलॉजी। ध्यान रखना, जूलॉजी के अंदर यानी कि प्राणी शास्त्र के अंदर यानी कि अगर बात करो अध्याय 21 से है शायद तक, आपके 21 से लेकर बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, त्वचा है, जीव है, आपके पाचन तंत्र, सबको पढ़ना है। तब तक घर पे रहना है, सुरक्षित, बाहर नहीं निकलना है। जय हिंद, जय भारत।